देखो, तो मैंने आपको बताया था कि अगले रूलर जो होंगे चंदेलों के वो कौन होंगे? परमार्दी देव या परमल। ठीक है। परमार्दी देव के बारे में इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है? फ्रॉम परिमल रासो। ठीक है, जगनिक ने लिखी है। और उन्हीं जगनिक ने क्या लिखा है? आलाखंड लिखा है। तो आलाखंड में जो क्या कहते हैं, आलाखंड में जिन दो लोगों के बारे में मेन बात हुई है, देखो आलाखंड के बारे में कुछ चीजें याद रखना कि आल्हाखंड जो है वो बनाफरी बोली में है। कौन सी बोली में है? बनाफरी बोली है वो। ठीक है, इसको लिखा किसने है? जगनिक ने। इसमें 52 खंड है और इन 52 खंडों में 52 स्टोरीज हैं। क्या है? 52 स्टोरीज। और ये 52 स्टोरीज जो हैं ये बात करती हैं अबाउट वैलर ऑफ आल्हा एंड उदल। किसकी बात करती हैं? वैलर ऑफ आल्हा एंड उदल। भाई इसका कुछ इलाज करना है यार। हाँ। और ये वीर रस में है। किसमें है? वीर रस में। ठीक। तो आला और उदल पे है ये। तो आलाखंड के बारे में याद रखिएगा। इसमें बहुत सारी जो 52 लड़ाइयाँ हैं जो लड़ी थी किसने? आला और उदल ने। तो उसमें से 52 है, 52 में से एक स्टोरी मछला हरण की है ना। आप मतलब मैंने आपको बोला था देख लेना, यूट्यूब में देखा आपने? हाँ, समझ में आया कुछ? हाँ। बड़ा ही रॉ डिपिक्शन है पर जब आप पंक्तियों को समझते हैं। बुंदेलखंड में जो लोग बुंदेलखंडी होंगे उनको मालूम होगा, बुंदेलखंड में अक्सर लोगों को जो है कंठस्थ होता है क्या? आलाखंड। क्योंकि आला गायन होता रहता है बुंदेलखंड में, तो लोग काफी ज्यादा जानते हैं किसके बारे में? आलाखंड के बारे में। ठीक है। और बुंदेलखंड का हर आदमी बुंदेला है। क्लियर है? चलो। फिर मैंने कहानी भी बताई थी आपको बैटल ऑफ सिरसागढ़ की। ठीक है। बैटल ऑफ सिरसागढ़ में जो है पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था किसको? परमार्दी देव को। फिर जब पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान वाज वन ऑफ द मोस्ट व्हाट प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। है ना। जब क्या कहते हैं राजपूत प्रोमिनेंट थे, तो उसमें से एक प्रोमिनेंट नाम किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ेंगे, उनकी दो लड़ाइयां किससे होंगी? घोरी से। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और पहले बैटल ऑफ तराइन में वो जीत जाएंगे, दूसरे बैटल ऑफ तराइन में वो हार जाएंगे। उनको अपने साथ ले जाएगा कौन? हाँ, मोहम्मद घोरी। बड़ी सारी कहानियां हैं मोहम्मद घोरी को लेकर के। एक कहानी है कि अपने साथ ले गया था, है ना। एक कहानी जो चंद बरदई लिखते हैं, क्या? 4 बांस 24 गज अंगुल अश्प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चूक चौहान। ठीक है। तो चौहान ने बाण चलाया, घोरी को भी मार दिया और खुद को भी जो है चंद बरदई उन्होंने मार लिया। तो ये पृथ्वीराज रासो में ये कहानी मिलती है। पर जो भी हुआ हो, उसके बाद 1194 में हुआ बैटल ऑफ चांदावर। बैटल ऑफ चांदावर के बाद जो है ये लोग पेनिट्रेट कर जाएंगे, और फिर जब डेथ होगी किसकी? मोहम्मद घोरी की। ठीक है। तो मोहम्मद घोरी का एक स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट करता है। हालांकि वो रूल कहां से कर रहा था? लाहौर से। बट द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज व्हाट? इज स्टार्टेड या इस स्टार्ट्स फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर ऐबक ने किस पे अटैक किया? परमार्दी देव पर। और इनको हरा दिया इन बैटल ऑफ कलिंजर। इसके बाद बुंदेलखंड जो है वो ऑलमोस्ट दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में जाने लगा। और फिर धीरे धीरे जो है ये कमजोर होते जाएंगे। कौन? चंदेल। फिर चंदेलों का एक और राजा आएगा जिसका नाम है त्रैलोक्य वर्मन। इन्होंने कलिंजर वापस तो ले लिया, है ना। और वापस लेने के बाद एक टाइटल लिया कलिंजर अधिपति। है ना। कलिंजर अधिपति का मतलब कलिंजर का स्वामी, अधिपति का मतलब होता है जो उस चीज को ओन करता हो या जो उस चीज का स्वामी हो। ठीक है। 1233 में इनके टाइम पे कौन आया? इल्तुतमिश। इनके बाद वीर वर्मा, भोज वर्मा, हमीर वर्मा, और आखिरी राजा कौन है? कीरत सिंह। ठीक। कौन है? कीरत सिंह। है ना। कीरत सिंह शेरशाह सुर से लड़े थे, अगर आपको याद हो। रेफरेंसेस मैंने आपको बताए थे कि बघेल रूलर थे जिनका नाम क्या था? वीर भानु बघेल। वीर भानु बघेल ने किसकी हेल्प करी थी? अरे जहांगीर की हुमायूं की? हुमायूं की हेल्प की थी। और वो जब उन पे नाराज हुआ कौन? शेरशाह सुर। सो शेरशाह सुर अटैक व्हाट? बघेल्स। तो वो जाकर के कहां रिफ्यूज ले ली उन्होंने? कलिंजर में। किसने ली रिफ्यूज? अरे यार तुम लोग यार कसम से यार।
एक तुम लोग हो। अब मैं तुमको कल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं कल जो है मैं अपना पढ़ रहा था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पढ़ तो रहा हूँ पर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लेना चाहिए जिसने एग्जाम क्रैक कर रखा हो एपी का। तो एक स्टूडेंट से बात हुई कि कोई है क्या ऐसा जिसने क्रैक किया हो। उसने बोला कि हाँ सर एक स्टूडेंट है, ही स्कोरिंग समवॉट, नाम नहीं लूंगा मैं, जब सेलेक्ट हो जाएगा तो नाम लूंगा। तो उसके टोटल 166 क्वेश्चन सही हैं। 166 इंटू 6 इक्वल्स टू 664 मार्क्स। लास्ट मेरिट जो उठी है वो है 140 क्वेश्चंस की, यानी 560 पे मेरिट है, वो लगभग 684 के आसपास है। कितने का डिफरेंस है? 120 नंबर का आखिरी वाले से और उसमें। तो इंटरव्यूज के लिए क्या है? फॉर्मेलिटी है। और उसके बाद जिसको वो जानता है उसके 156 सवाल सही हैं, यानी वो उससे भी 8 सवाल ज्यादा है। ये सेकंड टॉपर है। और एक को मैं जानता हूं उसके 151 सवाल सही है। ठीक है, तो जिसके 151 सवाल सही है तो वो मेरी नजर में तो मूर्ख है ना। तो उससे मैं क्या पूछता, तो मैंने कहा पता लगाओ 164 वाला कौन है, मिलते हैं इससे। मिलने गए, वो मिला और उसने बोला सर मैं आपसे पढ़ा हूं। अरे मैं कहा भाई मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। बोले सर मैं पढ़ा हूं, आप उस दिन हिंदी मीडियम की क्लास लेने आए थे, अब मैं 4-5 दिन हिंदी मीडियम में हिस्ट्री पढ़ाई थी, तब मैं आपसे पढ़ा हूं। अरे मैं बोला बताओ, फिर मेरे को शर्म आ गई कि मैं इससे कुछ पूछने आया था मैं इसको कैसे बताऊं कि यार टाइम है, ही फोकस देयर, अब वो एपी हो जाएगा। और उसने बोला कि सर मेरा 25 का मतलब 24 का कुछ इंटरव्यू भी है कहीं और का। बोला मैं नहीं दे रहा, है ना, मेरा एपी हुआ, मैं एपी की नौकरी करूंगा। मैं बोला क्यों भाई, हर कोई एडमिशन में आना चाहता है। बोले सर एपी के इंटरव्यू में 3 जनपद सीओ आते हैं, 2 एटीओ आते हैं, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, और एक आध और कोई लोग आते हैं, एक कोई एसडीएम है, वो एपी की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुकून है एपी में। मैं कहा चलो थैंक यू, मतलब रिग्रेट नहीं होगा। तो फिर समझ में आया कि यार स्टूडेंट्स आर डूइंग व्हाट, गुड। वो पढ़ा कब था? वो मेरे से 2019 में, और वो 26 में जाकर के क्या कर रहे हैं, नाउ इज फॉर इंटरव्यू ऑफ एपी। तो आप समझिए कि सिलेक्शन हो रहा है। एक दिन बताया था मैंने यहीं पे, एफएसओ के इंटरव्यू चल रहे हैं ऊपर कोचिंग में, तो वो आया वो गुज्जर, बोले गुरुजी। मैं कहा तू क्या क्या करने आया है, टेस्ट देने? ये टेस्ट भी चल रहे हैं। नहीं मेरा एफएसओ का इंटरव्यू है। अरे मैं कहा अरे गुज्जर, है ना, जबकि हम लोग गुर्जर को बोलते थे तू कांस्टेबल बनेगा। क्यों? उसको एक बार हम लोगों ने वो करवाया था, 15 अगस्त को कुछ फंक्शन कराया था कोचिंग में, तो उसने पुलिस वाले का रोल प्ले किया था, है ना, तो उसने बढ़िया निभाया था, स्टोप तो ऐसा लगा कि शायद ये पुलिस वाला ही बनेगा। हालांकि उसने कांस्टेबल कांस्टेबल की रनिंग में दौड़ा, वो दौड़ नहीं पाया, उससे बाहर हो गया। कांस्टेबल बन गया होता तो एफएसओ नहीं बन पाता। अब एफएसओ में उसके 307 सवाल सही हैं, एवरेज 296 है। जो लोगों के सवाल सही हैं उसे कितना है, तो वो एवरेज से कितना आता है, 11 क्वेश्चंस। वो कब पढ़ने आया था? वो भी 2019 में पढ़ने आया था। वो तो मतलब प्रॉपर यूजी बैच का स्टूडेंट है, बराबर पढ़ा है वो तो सेलेक्ट हो रहे हैं ना लोग। क्यों जोर ले रहे हो? समय थोड़ा सा इस समय पता नहीं क्यों लगने लगा है, ना तो आसान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जो मतलब एक स्टूडेंट थी, शी वाज अ मोमेडियन, मुझे नाम याद नहीं है, वो फिलहाल जो है वो है जिला शिक्षा अधिकारी है। 2019 में उसका पहला मेंस था, 2019 मेरा 5वां या 6वां मेंस था। ठीक है, जब आंसर राइटिंग करते थे लॉकडाउन के पहले, तो वो अक्सर फ्रस्ट्रेटेड, सर कुछ नहीं हो रहा, सर कुछ नहीं हो रहा। भाई 2019 का जब रिजल्ट आया तो आई गेस शी वाज द 25th टॉपर। तब उसको क्या मिला? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उज्जैन की है वो। पहला ही अटेम्प्ट था उसका, जबकि वो आंसर पहले नहीं लिख पा रही थी, पर लॉकडाउन में शी व्हाट वर्क। और उसके बाद भी शी यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, किसी स्कूल में टीचर थी वो, पहले अटेम्प्ट में हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, कईयों को तो भूल गया मैं, जो पहले अटेम्प्ट में ही हो गए। और कई हैं जो बाद में कभी कॉल करते हैं या मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो हो रहा है ना, बस। पर सब में एक चीज कॉमन है, ये पढ़ते बहुत थे, और भले ही समय लगा 4 साल 5 साल 6 साल, पर ना अल्टीमेटली कईयों को तो 2 साल ही लगे। तो आप हो सकता है कई 2 साल के ब्रैकेट में होंगे, कई 4 साल के ब्रैकेट में होंगे, कई 6 साल के ब्रैकेट में होंगे, कईयों का मेरे जैसा होगा 7-8 साल का ब्रैकेट लगेगा, है ना। तो ब्रैकेट अपना अपना है,
पर हाँ ये है कि कल जब दीक्षित जी का रिजल्ट आया तो उससे एक चीज प्रूव हो गई कि जो लगा हुआ है उसका हो रहा है। मतलब वो 2015 से तैयारी कर रहे हैं वो, कितने साल हो गए, और वो उतने में पीएचडी कर ली उन्होंने। ही इज डॉक्टर अंकित दीक्षित, है ना। पर हो गया, अब बना पट्टा तहसीलदार। अब बोला अगला फिर आ रहा है, बोले गुरु अब बताते हैं कैसे नहीं बनेंगे एसडीएसपी। तो देर आर पीपल्स तो वर्क लाइक दैट। चलो तो ये क्या खत्म हो गया, चंदेल डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन है, कीरत सिंह। कीरत सिंह की डॉटर कौन थी, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की शादी किससे हुई थी, गोंड रूलर दलपत शाह से। ठीक है चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर समझते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए किंग जो है ही वाज व्हाट, द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर्स। इन एवरी मोनार्की इट इज द सेम सिस्टम, द किंग इज व्हाट, द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर्स। प्राइमोजेनेचर फॉलो होता था। प्राइमोजेनेचर क्या होता है, द एल्डेस्ट सन विल सक्सीड। ठीक है, और कोई भी स्ट्रगल नहीं है थ्रोन्स के लिए, जैसा हमने देखा कई जगह पे देखा, देयर इज स्ट्रगल फॉर थ्रोन बट देयर इज नो स्ट्रगल फॉर व्हाट, थ्रोन्स। ठीक है, और कई सारे ऐसे रूलर्स हैं हु गेव अप व्हाट, द थ्रोन वॉलंटरली, जैसे धंगदेव और जयवर्मा, इन्होंने क्या किया, थ्रोन वॉलंटरली दे दी। क्लियर है बात। अब देखो, अब अगला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल ऑलवेज एड एंड एडवाइज द किंग, है ना। पर मोनार्की में अगर आप देखो तो देयर इज नो व्हाट मैंडेशन, जो राजा चाहता है वही होता है, पर प्रेशर में आकर ये करना पड़ता है। क्लियर है। मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, किंग। और जनरली जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या हुआ करते थे, देवर हेरिडिटरी, कि बेटा ही क्या बनेगा, मंत्री बनेगा। और बड़ा सिंपल सा फिनोमिनन था, मेजरली जो ये अपने मध्य प्रदेश के या बघेलखंड और बुंदेलखंड के जो रियासतें हैं उनमें ना बड़ा ही किन बेस्ड सिस्टम था। क्या था, किन बेस्ड सिस्टम। डू अंडरस्टैंड व्हाट इज किन, व्हाट इज किनशिप, ब्लड रिलेशंस, है ना। तो जो खास छोटा भाई है वो दीवान हो जाएगा, ठीक है, जो उससे छोटा भाई है वो सेनापति हो जाएगा। मेन मेन पद किन्स में ही बांट लिया करते थे ये। और नॉर्मली सभी पोस्ट में कौन हुआ करते थे, हाँ, इट वाज अ किन बेस्ड सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन बघेलखंड एंड बुंदेलखंड। ठीक है चलो, पूरे स्टेट को क्या बोलते थे, जेजाग भुक्ति। क्यों, मैंने कल आपको बताया था कि एक राजा थे जिनका नाम क्या था, जयशक्ति। जयशक्ति के नाम पे इलाका क्या कहलाया, जेजाग भुक्ति कहलाया। ठीक है, फिर याद रखिए कि स्टेट जो है किसमें बटा हुआ है, भुक्तियों में। भुक्ति किसमें, विषय में। विषय किसमें, पट्टाल में। विषय या पट्टाल, और विषय किसमें, ग्राम में। पट्टाल या विषय किसमें बटे हुए हैं, ग्राम में। विषय के हेड थे विषयपति। ठीक है, टाउन्स और विलेजेस वर गवर्न बाय पंचकुल। तो जो शहर और गांव है कौन गवर्न करता था, पंचकुल। पंचकुल कौन है, अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स। पंचकुलों के सदस्य को महत्तर कहते थे एंड दे वर व्हाट, इलेक्टेड। क्लियर है। और बलाध्यक्ष जो है ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटीज। ठीक है, इनके जो फेमस फोर्ट्स हैं किसके, चंदेलों के, उसमें कालिंजर, अजयगढ़, मौदहा, मैहर एटसेट्रा। ठीक, और जो दुर्ग देखता था उसको विशिष्ट कहते हैं। क्लियर है। इंफॉर्मेशन कहां से मिली, तो अजयगढ़ इंस्क्रिप्शन है भोजवर्मा का। किसका, भोजवर्मा। भोजवर्मा इज वन ऑफ द लेटर चंदेल्स, परमादी देव के बाद का है ये। तो उसका कौन सा इंस्क्रिप्शन है, अजयगढ़ इंस्क्रिप्शन। देखो दो चीजें हैं यहां से। नाउ अगर क्वेश्चन बना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ व्हाट, ऑफ चंदेल्स। देखो अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जहां कहीं पे भी सोर्सेज की बात होना तो चंदेलों के और बुंदेलास, इनके जो क्या है सोर्सेज हैं, इनको सेग्रीगेट कर लो। क्या करो, सेग्रीगेट कर लो। सेग्रीगेट करने का मतलब अलग अलग लिख लो। क्यों, दोनों ने एक ही रीजन गवर्न किया है और एरियाज भी सेम दिखाई पड़ते हैं, तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो सेग्रीगेशन कर लेना। क्लियर है। ठीक है, देखो फिर एक चीज और कि चंदेल प्रिंसेस नट्टा देवी का शादी किससे हुई थी, कोकल फर्स्ट से। ठीक है, और चंदेल रूलर्स की शादी कहां हुआ करती थी, इन चौहान्स। ठीक, और इनके जो फ्यूडल्स थे वो थे कच्चप घाट, महारणक, ठीक है, और एक चक्र चूड़ामणि। ये फेमस क्या है, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। चलो अब अगर हम सोसाइटी देखें तो सोसाइटी कैसी थी, वर्णा बेस्ड, है ना। नाउ हाउ डिड दिस वर्ण सिस्टम केम इनटू बीइंग इनटू इंडिया। देखो अब हम एक चीज मानते हैं जब हम वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, हालांकि आपको काफी आइडियाज लग गए होंगे,
पर वर्ण सिस्टम के रेस्पेक्ट में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हमें ये मालूम है या हम ये जानते हैं कि इस वाले पोर्शन में था आईवीसी। क्या था? मैं एग्जैक्टली पोर्शन नहीं बना रहा, बट यू नो, अगर मैं पूरा ये ट्राइंगल ही बना दूं तो मोटा माटी इस एरिया में हमको क्या देखने को मिलता है? आईवीसी देखने को मिलता है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट आईवीसी, सो आईवीसी हैज 3 phases या 4 phases। दी प्री हड़प्पन फेज जो न्यूलिथिक के बाद शुरू हुआ, जिसमें मेहरगढ़ जैसी साइट्स आई। प्री हड़प्पन फेज के बाद यू हैव अर्ली हड़प्पन फेज, यू हैव मैच्योर हड़प्पन फेज, then you have the later Harappan phase. Now the maximum information that we have about the Indus Valley civilization, we have deciphered it from what? From the mature Harappan phase. हम जो भी देखते हैं क्या, like हाँ urban planning देखते हैं, the grid system, the drainage system, the coinage, so not coinage, the seals, the weightage, the architecture and the sculpture making, whatever they were doing, they all were prevalent during the mature Harappan period. After the mature Harappan period, due to certain reasons, why? Because there are multiple reasons regarding the decline of Indus Valley civilization. There is no one confirmed reason, and there are different reasons for different areas for decline. Now, then there are two theories. One is sudden theory and one is gradual decline. But the sudden decline never happened. The gradual decline happened, and the gradual decline was like the peoples of Indus Valley started moving eastward. They started moving what? Eastward. And once they started moving eastward, they came in contact with the Chalcolithic cultures that were existing. Chalcolithic cultures like Jorve culture, Balathal culture, you had the Kaitha culture, so they came in contact with these peoples. Is that clear? अब एक बार जब डिक्लाइन हो गया किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो एक रीजन हम मानते हैं, द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अराइवल ऑफ आर्यंस. Did the arrival of Aryans happen suddenly or was it gradual? It was gradual. Now you see what will be the what was the main reason या main factor behind the rise of this what? This Varna system. मैं Aryans की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि शब्द आ गया वर्ण सिस्टम, तो आप समझिए वर्ण का मतलब होता है रंग. वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग. देखो अब हमको मालूम है कि जो ट्रॉपिक्स है और जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक्स और इक्वेटर में जो लोग रहेंगे उनके कलर कैसे होंगे? डस्की होंगे या डार्क होंगे. क्यों? इट इज अ बॉडी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस. मैं काला नहीं हूं, आई हैव हाई मेलानिन कंटेंट, है ना? तो अगली बार कोई कुछ कहे तो बोला नहीं, ऐसा नहीं, आई हैव व्हाट? हाई मेलानिन कंटेंट. और ये प्रोटेक्शन है किससे? यूवी गोरे लोग मर जाएंगे, हाँ हाँ हम ही बचेंगे बस, क्योंकि हमारे पास सर्वाइवल, वो मतलब हमारी बॉडी जो है फिट है ना. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली खेल में, डार्विन की थ्योरी में हम सेट हो जाएंगे. चलो खैर, एनीवेज, तो यहां पे जो लोग थे, दे वर डार्क कॉम्प्लेक्स्ड, थे नहीं थे. सो दीज आर व्हाट? द नेटिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. अब आर्यंस आए, पहली वेव आई आर्यंस की. क्या आई? पहली वेव. अब ये कैसे प्रूव हुआ वो भी मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है? तो थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको भी तो रहेगी. पहली वेव आई, तो जब पहली वेव आई तो इन्होंने क्या किया? इंटरमिंगल करना शुरू किया आपस में, है ना? या दे स्टार्टेड ब्रीडिंग, तो उससे एक नई रेस एमर्ज हुई. तो इनके जो ट्रेड्स थे वो इनमें ट्रांसफर हो गए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो पहली रेस थी आर्यंस की, वो थोड़ी सी क्या हो गई? सांवली हो गई. इज दैट क्लियर? मतलब पहली वेव आई. अब क्लैरिटी कैसे मिलती है? क्योंकि हमको मालूम है आर्यन क्या है? एक स्पीच ग्रुप है. आर्यन कोई रेशियल ग्रुप है ही नहीं. आर्यन स्पीच ग्रुप है. कैसे मालूम पड़ा? संस्कृत में एक शब्द है पितृ, भात्र और दोहित्री. देखो पितृ जो है पर्शियन में बना पाद्रे, इंग्लिश में बना फादर. भात्र पर्शियन में बना बिरादर और इंग्लिश में बना ब्रदर. दोहित्री बनी दुख्तर और यहां क्या बनी? डॉटर. दे आर साउंडिंग सिमिलर. ऐसे बहुत से शब्द हैं, मैंने आपको कुछ ही शब्द बताए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द संस्कृत
which we use which was used in the Indian subcontinent, has about 7300 retroflex sounds. क्या है इसमें? 7300 रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स है. रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स क्या होती हैं? ठा, दा, जिसमें आपकी जो जीभ है वो किससे स्ट्राइक करे? आपके पैलेट से, और आवाज आए. वो क्या है? रेट्रोफ्लेक्स. साउथ इंडियन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा रेट्रोफ्लेक्स होता है. होता है ना? हाँ, टंग ज्यादा रोल होती है. ठीक है. तो कुछ लोगों ने कहा कि ये यहां से गए थे, अगर ये यहां से गए होते तो बाकी भाषाओं में रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स कम है, इस भाषा में रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स ज्यादा है. फिर रेशियल स्टडी की गई तो आर्यन डीएनए जो है वो मिडिल ईस्ट के लोगों में ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडियन पीपल्स. तो ये कंफर्म हो गया कि आर्यंस आए थे. अब देखो, अब नई वेव आई आर्यंस की. क्या आई? नई वेव. ठीक है. तो ये गोरे हैं भाई. ये कैसे? टेम्परेट क्लाइमेट से आ रहे हैं ना. टेम्परेट क्लाइमेट का आदमी क्या होगा? और ट्रॉपिकल का क्लाइमेट का आदमी कैसा होगा? हाई मेलानिन कंटेंट. सांवला नहीं है, हाई इन मेलानिन कंटेंट. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट किया. ये जो कम गोरे थे इनको कहा ये है दस्यु, और ये जो बिल्कुल गोरे थे इनको कहा, सॉरी, इनको कहा दास. इनको क्या कहा? और जो काले थे उनको क्या कहा? दस्यु. ठीक है. कलर बेस्ड. क्या हुआ? कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. यही क्या था? वर्णा सिस्टम. और अपने अंडर जो 4 वर्ण बनाए वो विद इन दी आर्यंस थे. देवर व्हाट? मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये किसके अंदर थे? विद इन दी आर्यंस, एंड देवर ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. अपार्ट फ्रॉम दैट देवर 2 वर्णास, एक है दास, एक है दस्यु. इनसे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे. इनसे उन्होंने बैटल भी किया है. दैट इज दी दसराजन वॉर. दैट इज व्हाट? दसराजन वॉर में बताया गया कि एक थी भरत ट्राइब. एक क्या थी? भरत ट्राइब. भरत ट्राइब ने 5 आर्यन, 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स को हराया था. 5 आर्यन, 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स. यही हुआ दसराजन वॉर में. जीता कौन था? भरत. और भरत हराने के बाद त्रस्त दस्यु कहलाया, दस्युओं का नुकसान करने वाला. तो ये इनके बीच में क्लैश हुआ. तो यहीं से वर्ण सिस्टम इमर्ज होना शुरू हुआ. फिर जाकर के उसका मेंशनिंग कहां मिलती है? इन दी 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, विच इज ऑल्सो अ लेटर बुक. 2 से 7 तक नए हैं, 1, 8, 9, 10 पुराने हैं. तब उसमें बताया गया कि ब्राह्मणस मुखम आसीत बहुराजन्या कृता उरु तत्वैश्या पद्माभ्यम शूद्रो अजायता. मतलब ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए, है ना. पर पहला जो वर्ण सिस्टम है वो एमर्ज ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्योंकि वर्ण का मतलब ही क्या होता है? कलर. समझ गए? फिर ये वर्ण सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कास्ट सिस्टम में. ठीक है. तो इनके टाइम पे हम क्या है उसको वर्ण सिस्टम रहे हैं, बट दैट वाज वर्ण सिस्टम कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कास्ट सिस्टम. ठीक है. और कास्ट सिस्टम क्या होता है? इमोबाइल होता है. इमोबाइल होने के साथ साथ उसमें हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल राइट्स होते हैं आपके पास. इज दैट क्लियर? सो सर्टेन सेक्शंस एंजॉय प्रिविलेज, सर्टेन सेक्शंस आर सब्जेक्टेड टू व्हाट? सब्जेक्शन मतलब जिसका काम खराब हो. Anybody who is subjected to clean sewers would always aspire to become a king. समझ गए? और जब राजा किसी व्यापारी के पास लोन लेने आएगा तो व्यापारी हमेशा एस्पायर करेगा कि वो व्यापारी ही रहे, बिकॉज ही इज गिविंग लोन टू द किंग. क्योंकि अल्टीमेटली चलेगी किसकी? जिसने पैसा दिया दबाव वही वही रखेगा ना. सो दैट इज हाउ दीज थिंग्स एमर्ज. समझ गए अब? तो ये साइंस है कि जो एथनोग्राफिक स्टडीज की गई उसके हिसाब से प्रूफ किया गया कि कैसे वर्ण सिस्टम इवॉल्व हुआ. तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. ठीक है. ब्राह्मणों का काम यज्ञ परफॉर्म करना, एजुकेशन, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेशन. अगला, चंदेल इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ब्राह्मण्स को जो टाइटल मिलता था वो मिलता था राउत का. किसका? राउत. क्लियर है? और कई जगह पे ठाकुर का भी टाइटल मिला है. और ये दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी. क्षत्रिय जो थे वो क्या थे? दे वर प्रिजर्वर ऑफ ऑर्डर एंड दे परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस.
वैश्य कॉमर्स एंड ट्रेड, एंड द कंडीशन ऑफ शूद्रास वाज व्हाट, और फॉरेनर्स को क्या कहते थे, मलेच। ठीक है, और इसी टाइम पे एक और नई क्लास इमर्ज होनी शुरू हुई जो थी कायस्थ। कौन थी, कायस्थ। ठीक है, और कायस्थों के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता ये कौन से वर्ड में आते थे। कायस्थ एक अलग से सेक्शन इमर्ज हुआ था। कायस्थ कौन होता है, श्रीवास्तव, निगम, सक्सेना, है कोई लाला? कोई लाला नहीं है इस क्लास में? नो लालास इन दी क्लास। अरे उन्हीं का काम है ये, लाला लोग ही ये सब करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में सारी चीजें, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छी बात है। तो वही कायस्थ कौन है, तुम लाला हो, श्रीवास्तव हो, श्योर, तो काहे तुम छुपा रहे थे, हैं? अगर किसी को मटन खाना हो, कॉन्टैक्ट हिम ना, लाला जी लोगों का मटन बड़ा अच्छा बनाते हैं। खाता है नहीं खाता है? नहीं खाता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। हम्म? फिर तुमको शेर खा जाएगा। हाँ, घास खाने वाले को शेर खा जाता है ना। चलो, अगला है मतलब कायस्थास आर बेसिकली ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण्स जो लैंडेड ब्राह्मण्स थे, एंड दोज ब्राह्मण्स हु एक्सेप्टेड पोस्ट अंडर व्हाट, द किंग। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण्स थे जिन्होंने कोई ऑक्यूपेशन अडॉप्ट नहीं किया, एंड दे डिड नॉट एक्सेप्ट एनी पोस्ट अंडर द किंग, तो वो ब्राह्मण्स ही रहे, है ना। और कुछ ब्राह्मण्स जो लैंडेड ब्राह्मण्स थे, जिन्होंने राजाओं के साथ क्या किया, अपने संबंध अच्छे बना लिए, वो क्या हो गए, कायस्थ हो गए। ठीक है, तो कायस्थ भी ओरिजिनली पहले क्या थे, ब्राह्मण थे। मेरा भी एक अच्छा दोस्त लाला ही है, वो निगम है वो, पर वो सारे काम करता है भाई। अगला है कंडीशन ऑफ फीमेल्स। कंडीशन ऑफ फीमेल्स जो है, एज पर दी कुंती नाथ इंस्क्रिप्शन, द मेन फंक्शन वाज टू रिप्रोड्यूस, है ना। और इनके यहाँ पे देवदासी सिस्टम भी चलता था। क्या चलता था, देवदासी। देवदासी एक बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, जिसमें किसी भी फीमेल को बचपन से उसकी शादी किससे कर देते हैं, फ्रॉम द डीटी, एंड हर मेन फंक्शन इज टू सर्व दैट डीटी, है ना। इनिशियली ठीक था, पर बाद में प्रोस्टिट्यूशन, डांसिंग, है ना, और बहुत सारे गलत काम होने लगे टेम्पल्स में, तो फिर सरकार ने फाइनली, सुप्रीम कोर्ट ने देवदासी सिस्टम को बैन कर दिया है। अगला इकोनॉमिक लाइफ, तो मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, एग्रीकल्चर। ठीक है, और सभी वर्णों के लोग क्या करते थे, खेती करते थे। द्रोण जो है वो यूनिट है लैंड मेजरमेंट की, इस चीज को मार्क कर लो। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी यूनिट बनाई थी, बिस्वा। कौन सी यूनिट, बिस्वा। सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी। शेरशाह सुर ने कौन सी यूज की है, गजे सिकंदरी। ठीक है, मुगल्स कौन सी यूज करते थे, बताया ना, बिल्कुल। हाँ, अब ऑप्शन क्या होता है, ये तो बातें ऐसी मालूम होनी चाहिए। चलो देखो, इसके बाद अ, एक सागर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है त्रैलोक्य वर्मन का। एक इंफॉर्मेशन ये भी मिल गई कि देखो, सागर, एक सागर ताल इंस्क्रिप्शन है जिसको हम ग्वालियर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, वो किसका है, मिहिर भोज का। एक सागर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, वो किसका है, अरे ये त्रैलोक्य वर्मा बताया तो अभी, उसने बताया कि क्रॉप्स कौन कौन सी, इक्षु, कुसुम, करपस, शान, मैंगो और महुआ। ये जो है, देखो पीछे में खुश हो गए, मतलब महुआ तो ये जो है मेन क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती थी कहां पे, इस एरिया में। ठीक, फिर इरिगेशन के लिए मदन सागर, कीरत सागर, राहिल सागर और सुख सागर, ये क्या बनाई थी, पॉन्ड्स। ठीक है, चलिए रिलीजियस कंडीशन। तो रिलीजियस कंडीशन काफी मिक्स्ड है। मेन जो इंफॉर्मेशन देता है वो क्या देते हैं, जी, दी टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। इसमें जो बुद्ध इमेजेस हैं वो बताता है कि लगभग इन एक्सेप्टेंस तीनों तरह के धर्मों को दे रखी थी। हिंदुइज्म मेन रीजन था, कुछ जैन रूलर, सॉरी, कुछ चंदेल रूलर्स जैनिज्म में मानते थे, और कुछ चंदेल रूलर्स बुद्धिज्म में मानते थे। क्यों, क्योंकि ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैं कहां पे, इन खजुराहो, उसमें अगर आप देखो तो मेजर किस पे बने हुए हैं, वैष्णविज्म पे। फिर यू हैव जैन टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स के अलावा यू हैव इमेजेस ऑफ गौतम बुद्ध ऑल्सो। तो तीनों ही रिलीजन की क्या है, एक्सेप्टेंस है, क्लियर है। और फिर वैष्णविज्म, शैविज्म, शाक्तिज्म। वैष्णविज्म कैसे, जैसे बैकुंठनाथ का वो है ना,
भगवान विष्णु के का टेम्पल है। शाक्तिज्म कैसे 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है। शैविज्म कैसे कंदरिया महादेव टेम्पल, सबसे बड़ा टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिव को। क्लियर है बात। सो दैट इज वाई तो आपको तीनों चीजें दिखाई पड़ेंगी। उसके अलावा क्या दिखाई पड़ेगा, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय कैथिनोथीस्टिक? What is cathenotheism, or what is being cathenotheistic called as? We are cathenotheistic. We believe in multiple gods और अलग अलग टाइम पे अलग अलग गॉड्स को सुप्रीम मानते हैं हम लोग। तो हिंदुइज्म जो है एक तरह से आप देखो कैसा है, कैथिनोथीस्टिक, और वी आर फॉलोइंग व्हाट, कैथेनोथीज्म, जिसको हम कई बार क्या कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसको हम, पॉलीथीज्म, है ना। तो राइट टर्म क्या है, कैथेनोथीज्म। सो वी आर कैथेनोथीस्टिक। क्लियर है। चलो अगला आर्किटेक्चर। तो चंदेल फेमस किसके लिए है, अपने मंदिरों के लिए। पूरी दुनिया भर से लोग इंडिया में क्या देखने आते हैं, अरे पहले एक तो ताजमहल है ना, ताजमहल देखो, इंडिया इज नोन बाय द नेम ऑफ ताज, है ना। आप कहीं भी बात करोगे अबाउट इंडिया, अच्छा द लैंड ऑफ ताज। ताजमहल अपने टाइम की बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, और ताजमहल को खूबसूरत उसका वो नहीं बनाता जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, उसकी जो उसके पीछे जो आर्किटेक्चर है। ताजमहल के नीचे जो है, जो पिलर्स लगे हुए हैं वो फ्लोटिंग पिलर्स हैं। फ्लोटिंग पिलर्स का मतलब, एक तो लकड़ी लगी हुई है, सारे पिलर्स लकड़ी के हैं। ग्राउंड के नीचे जो फाउंडेशन है, जितना वो ऊपर है उतना ही वो अंदर है। तो ग्राउंड के अंदर जो फाउंडेशन है उसमें क्या होता है कि जो लकड़ियां लगी हुई हैं, वो लकड़ियां सीजन के हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। यमुना के किनारे है वो, आज तक नहीं डूबा। नदी किनारे कोई घर बनाता है, क्यों, डूबेगा नहीं तो सॉइल नदी किनारे कमजोर होती, चिकनी मिट्टी मिलती है नदी के किनारे, तो घर अंदर चला जाएगा उसमें। जो कोई ये नर्मदापुरम या इधर जिधर के होंगे उनको मालूम होगा कि तुम्हारे घरों में क्रैक्स आते ही आते होंगे, है ना। रीजन बीइंग कि पूरा रिवर ड्रेन्ड एरिया, मिट्टी उतनी पक्की नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल, एज वेल एज व्हाइट मार्बल का इतना इस्तेमाल किया है। तो वो दूसरा क्या दिखने आते हैं, खजुराहो। खजुराहो में भयंकर टेम्पल्स दिखते हैं वो। दे आर वेरी मच अम्यूज्ड बाय व्हाट, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, स्पेशली दोस टेम्पल्स। देखो अब एक चीज इसमें, एक चीज आप याद रखिए, हम कई बार जो है जब भी खजुराहो टेम्पल्स की बात आती है तो वी ऑलवेज हैव वन थिंग इन माइंड, दैट इज न्यूडिटी एंड ऑब्सीनिटी। अब न्यूडिटी और ऑब्सीनिटी का कार्यक्रम ऐसा है कि जो हमारी फिलॉसफी है उस फिलॉसफी में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीजों को बराबर वेटेज है। किसी भी एक चीज को कम आंका नहीं गया है, और जो कोई भी स्टेप मिस करता है वो फिर आसाराम या राम रहीम बनता है ना। इसीलिए बराबर कहा गया है कि जब आप धर्म, अर्थ, काम से एकदम संतुष्ट हो जाएं तब आप किसी तरफ बढ़े, मोक्ष की तरफ बढ़े। बराबर क्या है उसमें, तो वो चारों जीवन के चारों जो क्या कहते हैं, क्या है आपके चार इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थों की बात करते हैं खजुराहो के टेम्पल। मंदिर में भगवान मतलब धर्म, ठीक है, और उसके बाद कहीं कहीं पे अर्थ भी है, और जो क्या कहते हैं वो बनाई हुई है उन्होंने इमेजेस, वो किसको दिखाता है, काम को। और जो अल्टीमेट एम है रिलीजन का वो क्या है, सैल्वेशन या मोक्ष। तो चार चीजों से कनेक्टेड है वो ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। कई लोग खजुराहो का नाम लिया तो मुस्कुराने लगने, बोले अरे वाह, अरे वो वैसा नहीं है, इट हैज एक्सेप्टेंस इन हिंदुइज्म। क्लियर है। देखो सारे के सारे किस में बने हुए हैं, नागर स्टाइल में। ओरिजिनली कितने थे 85, बचे कितने हैं 25। क्लियर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या, बिल्कुल, यूनेस्को की क्या है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखो नागर स्टाइल में बने हैं, अंतराल, महामंडप, अर्धमंडप, प्रदक्षिणा पथ, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, है ना। सारे टेम्पल्स कैसे हैं, ईस्ट फेसिंग, और चार चीजों की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एंड इरोटिक इमेजरी इज वेरी कॉमन। सारे बने किससे हैं, लाइट कलर्ड सैंडस्टोन, जो कहां से आया था, पन्ना से आया था। ठीक है, 5 डिफरेंट सेट्स हैं। पहला जिसमें कल्ट इमेजेस हैं, कल्ट इमेजेस, जो कल्ट, कल्ट समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय कल्ट, व्हाट इज अ कल्ट, जिसमें अलग से एक ग्रुप बन जाता है।
एक डिफरेंट सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस विद इन अ रिलीजन, या एक डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ व्हाट प्रैक्टिसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्ट। जैसे uh, हमारे यहाँ पे एक शक्ति कल्ट है, एक फर्टिलिटी कल्ट है। वर्शिपिंग शिवलिंग एंड वर्शिपिंग योनि is a sign of what? Of fertility cult. है ना? Like worshipping snakes is also a sign of what? Fertility cult. Now, why? How is snake connected with fertility? हाँ, जब भी वो केचुल छोड़ता है तो ऐसा मानते हैं कि सांप को नया जन्म मिला है, तो स्नेक इज ऑल्सो अ साइन ऑफ व्हाट? फर्टिलिटी। जैसे कि ये फर्टिलिटी कल्ट हो गया, बट दिस कल्ट इज इनसाइड व्हाट? रिलीजन। देन वी हैव द एमनिस्टिक कल्ट। एमनिस्टिक कल्ट कैसा? वी स्टिल वर्शिप सिंबल्स ऑफ नेचर, लाइक वी वर्शिप रिवर्स, मां नर्मदा, मां गंगा। So that is sign of what? Worshipping them. We worship what? We worship ponds, we worship lakes. अरे जब तालाब में पानी भरा जाता है तो उसकी पूजा करके पानी निकालते हैं वहां से। We worship trees, we worship animals, है ना? तो ये कल्ट हो गया। तो कल्ट इमेजरी, कल्ट इमेजेस के बाद फिर अगर आप देखो तो परिवार, पार्श्व और आवरण देवतास, ये तीन अलग अलग कैटेगरी के देवता हैं। तो परिवार देवता, पार्श्व देवता और आवरण देवता, ये तीनों देवताओं की इमेजेस जो है क्या है? बनी हुई है। फिर क्या बने हुए हैं? अप्सरा और सुरा सुंदरियों की क्या इमेजेस? एनीबडी हैज डेटा? है किसी के पास एक्स्ट्रा डेटा? दे दो। 5G अपने पास अनलिमिटेड। कौन सा है? ये MI11X किसका है? ये iPhone 14 किसका है? कोई एक तो है, चालू कर दो। ये iPhone 14 से ही कनेक्ट हो गया, जिसका भी हो भाई ना, देख लेना अपना। तो तुम्हारा है? हाँ फिर ठीक है। अच्छा, ये भी अलग बेइज्जती है ना आईफोन में, बोले 17 आ गया, 14 में ये है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आजकल जितने भी फोन है सारे बोरिंग फोन्स हैं, है ना? जिस दिन आप लेते हो ना उस दिन बस अच्छा लगता है, उसका सब तो सेम है उसमें। और आजकल एक वो सुविधा और आ गई है कि क्लाउड से डेटा ले लो, उसका तो वैसा ही लगता है वो फोन, कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा फास्ट चलता है क्योंकि नया है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। देखो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है, जैसे अगर हम ये टेम्पल्स देखें ना, तो इनमें ये चारों तरफ ये इमेजरीज जो है वो क्या है? बनी हुई है। जैसे ये देखो, ये मिस्टिकल एनिमल्स हैं जो क्या बने हुए टेम्पल के सामने बने हुए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस में तुम देखोगे तो यमुना जी और गंगा जी बनी हुई है कई सारे टेम्पल्स के एंट्रेंस पे। ठीक है, अब ये ऐसा जानवर होता है क्या? ये शेर नहीं है ना, ये व्याल है या शार्दुल है। ठीक है, सो दीज आर द इमेजेस ऑफ यक्ष एंड यक्षिणीज। ठीक है, ये यक्ष और यक्षिणियों की इमेजेस हैं जो बनी हुई है कहाँ? चारों तरफ टेम्पल्स में। ये पूरे जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, सो डिटेल्ड इंट्रिकेट कार्विंग विद द यूज ऑफ हैंड्स। मशीन से नहीं बना पा रहा है इंसान ऐसा, एंड दे वी यूजिंग हैंड्स, 6 नहीं हथौड़ी से। So that is why it is prominent. क्लियर? इसमें देवी देवता सब कुछ बने हुए हैं, समझ गए? अरे समझे नहीं समझे? ठीक है, फिर सेकुलर स्कल्पचर्स भी हैं, जैसे मेरा को होता है मिथिकल क्रिएचर्स, व्याल, शार्दुल और बाकी जानवर भी देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर टेम्पल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा? वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में पहला है 64 योगिनी टेम्पल। तो याद रखना कि खजुराहो का इकलौता टेम्पल है जो किस में बना हुआ है? ग्रेनाइट में बना हुआ है। बाकी सब किस में बने हुए हैं? सैंडस्टोन में बने हुए हैं। ठीक, फिर 65 स्मॉल सेल्स है। ठीक है, 65 क्या है? स्मॉल सेल्स, मतलब
और जिसमें से एक अब देखो तो एक सेल गॉडेस काली के लिए है और 64 जो है वो बाकी योगिनियों के लिए है, जो फीमेल अटेंडेंट्स थी किसकी, गॉडेस काली की। तो ये क्या है, 64 योगिनी टेम्पल। अगला है कंदरिया महादेव टेम्पल। कंदरिया महादेव टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है। हाइट कितनी है, 31 मीटर। अब हाइट क्यों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कुछ भी पूछ सकता है। तो उसकी हाइट कितनी है, 31 मीटर्स। ठीक है। कंदरिया महादेव टेम्पल की जो क्या कहते हैं वॉल्स हैं उसमें 900 इमेजेस हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो दिस इज दी वॉल ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, 900 ऐसी इमेजेस हैं कहा, इन दी वॉल ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, चलो एंट्रेंस अगर आप देखो तो इज एन शेप ऑफ एन आर्च। एंट्रेंस कैसी है, आर्च जैसी है। दिस इज आई गेस दी कंदरिया महादेव टेम्पल। हाँ हाँ, यही है कंदरिया महादेव टेम्पल। तो ये आर्च जो है ये कैसी है, सॉरी एंट्रेंस कैसा है, आर्च जैसा है। कोई गया है, ये कंदरिया महादेव ही है, पता नहीं। बहुत हम तो बस देखे सर, हमको तो नाम भी नहीं मालूम था ये क्या है। बोले मैं तो वहाँ एक कैफे है, राजा कैफे, खजुराहो में, है ना। इट मेक्स वन ऑफ द गुड सैंडविचेस एंड कॉफीज। तो कई बार हम लोग दोपहर में घूमते घूमते पहुंच जाते हैं। हमको मंदिर से कोई मतलब नहीं है, हम कॉफी और सैंडविच खा के लौट जाते हैं, है ना। पर वहाँ पे कहाँ होने चाहिए, सतना में होने चाहिए। उसके लिए टेंशन मत लो, हमारा डीजल नहीं लगता। ऐसा आदमी हमारे बीच में जिसकी गाड़ी का डीजल फ्री हो। फ्री कब होता आपको मालूम ही है। हाँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, किसी के खिलाफ इंक्वायरी ना बैठ जाए, है ना। बोले तो इसका इस्तेमाल कर रहे हो। एक दोस्त था मेरा, वो अशोक लीलैंड में था, तो उसको मिलता था अशोक लीलैंड से डीजल। तो जबरदस्ती की ट्रिप, जबरदस्ती, जाना कहीं नहीं है। बोले सर एक गाड़ी खराब होगी खजुराहो में, वहां जा रहा हूँ, कॉफी पीने जा रहे हैं। तेल लगेगा कितने में, 200 रुपये में चले आए। और खाने का बिल तो देना पड़ेगा ना, बाद में वो उसमें लगा लिया करता था, किसमें, एक्सपेंस में, वो भी फ्री। चलो अगर आप देखो तो जो एंट्रेंस है आर्क शेप का है, और डीटीज और म्यूजिशियंस बने हुए कहा एंट्रेंस पे, है ना। फ्लोरल कार्विंग्स हैं, ठीक। और फीमेल फिगर्स हैं बेस में, यहाँ पे जो है ये जो बेस है ना, यहाँ पे क्या है, दो फीमेल फिगर्स हैं। एक किसका है, यमुना जी का, एक किसका है, गंगा जी का। ठीक है, जैसे अगर आप गंगा जी को देखो तो क्रोकोडाइल पे हैं, और यमुना जी किस पे हैं, टॉर्टोइस पे हैं, ये वाहन है उनके। अगला है देवी जगदम्बा टेम्पल। ठीक है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, एक इलाबोरेट स्टैच्यू है जिसमें फीमेल फिगर्स हैं होल्डिंग अ लोटस फ्लावर। तो लोटस फ्लावर इज साइन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, चलो अगला है चित्रगुप्त टेम्पल, इसको भरत जी का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये सन गॉड को डेडिकेटेड है, अभी हम उस दिन भी बात कर रहे थे। ठीक है, और इसमें 11 हेडेड इमेज है लॉर्ड विष्णु की इसी मंदिर के अंदर। अगला है विश्वनाथ टेम्पल, ये किसको है, लॉर्ड शिव को। ये नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, और यहीं पे ब्रह्मा जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं, क्लियर है। और इसमें संस्कृत में दो इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, कहां से, विश्वनाथ टेम्पल से। अगला है लक्ष्मण टेम्पल, इसको चतुर्भुज टेम्पल भी कहते हैं। और एंट्रेंस पे किसकी इमेज है, लक्ष्मी की। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर लक्ष्मी जी की इमेज है तो ये विष्णु जी का ही टेम्पल होगा। ठीक है, अगला जो टेम्पल है उसमें ललगुआ महादेव टेम्पल, नंदी टेम्पल, पार्वती टेम्पल और वराह टेम्पल, ये सारे किसमें है, वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स में। अगला है ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स। ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स में पहला है ब्रह्मा टेम्पल, है ना, इसमें चतुर्मुख इमेज है सैंक्टम में। देखो ब्रह्मा जी के भी 4 मुख थे, है ना। एक किसने काट दिया था, शिव जी ने काट दिया था, 3 बजे थे। फिर अभी हम मानते हैं कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही टेम्पल है पूरे भारत में, और वो कहाँ है, पुष्कर में। पुष्कर कौन से लेक के किनारे है, पुष्कर लेक के किनारे। तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है ना। बोले कौन सा लेक है, बोले नहीं पुष्कर लेक है, उसी के किनारे है, वहीं पे टेम्पल है, बहुत बड़ा पुष्कर मेला भी लगता है। पुष्कर गए आप, इट इज अ वेरी गुड प्लेस, बहुत पास है, यहाँ से जा सकते हो पुष्कर। तो पुष्कर में हिप्पी कल्चर, कैफेज, मतलब यूथ कैन विजिट व्हाट, पुष्कर। हाँ, क्या कह रहे हो, हाँ प्रीलिम्स के बाद जा सकते हो। अरे अजमेर बहुत सुबह सुबह एक ट्रेन चलती है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, नाम भूल गया, एकदम सुबह सुबह 6 बजे चलती है वो 1 आध 1:30 बजे पहुंचा देगी कहाँ, वहां पे। अरे कौन सा जिला तो लगता है वो, अजमेर। अजमेर से 25 किलोमीटर दूर पुष्कर है, सुबह सुबह चलती है, अच्छी चीज है वो या शायद 2:30 3 बजे पहुंचाएगी, पर टाइम से पहुंचा देगी अजमेर। देख लेना अपने हिसाब से यार। अगला तो
इट हैज बीन मिस्टेकन फॉर व्हाट? लॉर्ड ब्रह्मा। पर है किसका टेम्पल ये? हाँ, शिव का है। और ग्रेनाइट और सैंडस्टोन दोनों का बना हुआ है। कौन सा? ब्रह्मा टेम्पल। अगला है वामन टेम्पल। ये भगवान वामन देव, लॉर्ड वामन देव, जो वामन अवतार है किसका? भगवान विष्णु का, उसको डेडिकेटेड है। और उसमें भगवान ब्रह्मा जो है वो भूमिस्पार मुद्रा में है। किसमें है? भूमिस्पार मुद्रा। ये भूमिस्पर मुद्रा क्या होती है? भूमिस्पर मुद्रा में जब आप देखो तो डीटी जब ऐसे बैठा हुआ हो, है ना, ऐसे इस तरफ नीचे तक की तरफ पॉइंट करता हुआ। गौतम बुद्ध भी जो है भूमिस्पार मुद्रा में ऐसे ही बैठते थे, इसी को क्या कहते हैं? भूमिस्पार मुद्रा कहते हैं। ये सारी मुद्राएं जो यूपीएससी वाले हैं वो क्या करना, याद कर लेना कौन सी मुद्रा कैसी होती है। पूछ चुका है यूपीएससी, और यूपीएससी कुछ भी, वो भी कुछ भी पूछता है ना। अगला है घंटाई टेम्पल, है ना। इसमें बहुत सारी बेल्स हैं, बेल्स आर सस्पेंडेड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? घंटाई टेम्पल। इसमें ये जैन टेम्पल है, इसमें 11 जैन तीर्थंकर और 2 यक्षुणियां हैं। क्लियर है? हर लिंटल पे एक जैन तीर्थंकर की क्या है? इमेज है। अगला है पार्श्वनाथ जैन टेम्पल। ये भी एक जैन टेम्पल है। किसको डेडिकेटेड है ये? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? पहले तीर्थंकर। अच्छा, पहले तो ऋषभ देव कौन थे? या आदिनाथ कौन थे? हाँ हाँ, ये तो फिर वर्धमान महावीर 25 में है। एक युग में 24 ही तीर्थंकर होते हैं। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ या पारसनाथ। 24वें और आखिरी कौन है? हाँ, वर्धमान महावीर स्वामी। एक युग में 24 ही तीर्थंकर होते हैं। 24वें तीर्थंकर हो चुके हैं, इसलिए इस युग में और तीर्थंकर नहीं होंगे। पहले कौन थे? ऋषभ देव या आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ के फादर का नाम था अजनाभ, इसीलिए भारत का एक नाम था अजनाभ वर्ष। लिखा था ना। होडू कहां मिलता है नाम इंडिया का? नहीं, बाइबल में। बाइबल में इंडिया को क्या कहा गया है? होडू। और चाइना ने क्या कहा है? यिंतू। यिंतू। क्लियर है? और जो टेम्पल्स ईस्टर्न ग्रुप में है उसमें जवारी, आदिनाथ और शांतिनाथ। सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में 2 ही हैं, एक है दूल्हा देव जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और अगला है जातकारी। इसको चतुर्भुज टेम्पल भी कहते हैं। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड, उसमें चतुर्भुज इमेज है किसकी? भगवान विष्णु की। क्लियर है? चलो, अगर यहां तक कोई डाउट है पूछ लो। मेन कोई नहीं है भाई, 85 टेम्पल थे। वो तो बहुत दिनों तक मालूम ही नहीं था। वो तो फाइनली अलेक्जेंडर कनिंगम गया एंड ही रिपोर्टेड, तो इतने रिस्टोर करके बचा लिए गए, वरना ये भी खत्म हो जाते। मेन कैसे? सब कुछ मैंने कल आपको जब हम पढ़ रहे थे तो बताया ना किसने क्या बनवाया। सॉरी। हाँ, किसने मारा वो चीज अलग हो जाएगी फिर। ही वॉज किल्ड बाय कच्छप घात, है ना। प्लॉट किसका है? विद्याधर का। ऑर्डर किसको करता है विद्याधर? अर्जुन को। तो मारा किसने? अर्जुन ने। क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अर्जुन। पर मरवाए किसने? विद्याधर ने। तो ये याद रखना। वैसे नहीं बनेगा ये सवाल यार, है ऐसा। अरे मैं तो कह रहा हूं जितना अपने पास नोट्स है ना, अगर आप उतना कर ले तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और करने की आवश्यकता है एमपी में, क्योंकि हमने बहुत इलाबोरेट करके सारी चीजें कर ली हैं। सारे एस्पेक्ट्स हमने क्या किए हैं प्रॉपरली। जैसे अब अभी हमने खजुराहो टेम्पल्स के बारे में बात करी, अब तुम्हारे पास खजुराहो टेम्पल्स के बारे में 3 मार्कर है, 6 मार्कर है और 10 मार्कर भी है। और अगर केवल फीचर्स की बात हो जाए खजुराहो टेम्पल्स की, तो आपके पास इतने फीचर्स हैं जो किसी और के पास नहीं है। किसी भी बुक में आप देखेंगे तो नो बडी टॉक्स अबाउट दी व्याल, शार्दुल, सुरा सुंदरीज एंड अप्सराज। इतनी डिटेल किसी के पास नहीं है। और कहीं और से नहीं, मध्य प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट से निकाली है मैंने। अब ये मैं क्या बोलूँ कि वो मैं जो है मेरे सपने में धंगदेव आए थे तो मेरे को पढ़ा के गए, बोले ऐसा ऐसा नहीं वत्स, ऐसा ऐसा है ना। मध्य प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट में है सारी चीजें, पर आप क्यों मेहनत करोगे? मैंने कर ली उतनी, है ना। तो जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिले
तो कहाँ मिल जाएगी वो? हाँ, मध्य प्रदेश टूरिज्म की वेबसाइट पे आप देख लीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक?